टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर आपको कई सारी बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आज के शो में क्या है खास। बच्चों की पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल पर क्या मिलेगी टैक्स छूट। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में टीडीएस को लेकर किन किन बातों का रखें ख्याल। और अगर आप म्यूचुअल फंड के पैसे से बना रहे हैं घर तो क्या लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा एक खास प्रोडक्ट की है, वो है एनपीएस वात्सल। यानी अब आप अपने बच्चे के लिए उनके बुढ़ापे का इंतजाम कर सकते हैं। जी हाँ, बच्चे के लिए आप एनपीएस खोल सकते हैं अकाउंट और उसमें आप पैसा डाल सकते हैं, जिसको एनपीएस वात्सल्य नाम दिया गया है और इस स्कीम को सरकार ने लॉन्च किया है। तो कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि जिस तरीके के टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स छूट एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने पे मिलता था, क्या वैसा ही टैक्स छूट, वैसा ही टैक्स से जुड़ा फायदा एनपीएस वात्सल्य में मिलेगा। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा गौरी से। गौरी, एनपीएस और एनपीएस वात्सल में अगर हम कहें कि टैक्स छूट के लिहाज से क्या समानता है और क्या अंतर है। देखिए, दोनों ही सेक्शन अगर देखें तो आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद के लिए आपकी एक वेल्थ क्रिएशन सरकार करना चाहती है। ये दोनों ही प्रोडक्ट का जो मोटिव है वो यही है कि जब आप रिटायर हो, और एनपीएस वात्सल्य का है जब आपके बच्चे रिटायर हो तो उनके पास एक कॉर्पस अपने हाथ में हो, क्योंकि सरकार एज सच नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की स्पेशली अगर बात करें तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देती है। तो उसके लिए आपसे ही सेविंग करा रहे हैं और उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर आप एनपीएस और एनपीएस वात्सल्य का रिटर्न देखेंगे किसी और सरकारी स्कीम से कंपेयर करेंगे, यानी कि जैसे पीपीएफ या जो कन्याओं के लिए अलग स्कीम है उसका रिटर्न, या कोई भी सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की या किसी से रिटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका रिटर्न भी ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं। आप इसमें इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं 75% तक का, थोड़ा सा आप इसमें डेट कंपोनेंट ले सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप फंड मैनेजर पे छोड़ दें कि वो किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो इसका रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और क्योंकि आप इतने सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका वेल्थ क्रिएशन कंपाउंड होके बहुत अच्छा होता है। और सरकार इसमें विड्रॉल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, यानी कि ऐसी आपके पास कोई प्रावधान आपके पास नहीं है कि आपका सडनली मन करे कि आप इसमें से पैसा निकाल लीजिए बिना किसी ऐसे कारण के, जिसमें आपको घर बनाना है या आपने कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने विड्रॉ करना है, या ऐसे कोई कारण नहीं है तो आपको सरकार विड्रॉ भी नहीं करने देगी समय से पहले। तो आप लॉक्ड इन रहते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी स्कीम है। लेकिन अगर टैक्स के लिहाज से देखें तो क्योंकि एनपीएस में तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। तो देखिए, एनपीएस में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर आप उसकी छूट भी लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिलती है। अगर हम एनपीएस की बात करें स्पेसिफिकली, जो पहले से प्रोविजन चलता आ रहा है, तो उसमें 80C में भी बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपको एक तो आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिलता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। 2 सेक्शंस में आपको अलग अलग बेनिफिट मिलता है एनपीएस में। उसी के अलावा सरकार आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन पे 50,000 तक की छूट देती है 80 CCD 1B के तहत, जो 80C से बिल्कुल अलग है। अब अगर हम तो मतलब 3 तरह के छूट मिलते हैं, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे, एक आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं तो, और एक 80 CCD खुद का एडिशनल कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। तो अब इसमें तो रहा एनपीएस को लेकर, क्योंकि एनपीएस वात्सल में अभी इनकम टैक्स के डिटेल नोटिफाई नहीं हुए हैं गाइडलाइंस, तो इसमें क्या उम्मीद की जानी चाहिए। तो इसमें लॉजिकली आपका 80 CCD 1B वाली स्कीम आनी है, 50,000 वाली, जिसमें आप अपने बच्चों के लिए निवेश कर रहे हैं और अलग से आप इसकी छूट ले रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये कौन सी रिजीम में फॉल करेगा, क्योंकि 80 CCD 1B की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो वो ओल्ड रिजीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता। अब अगर लेकिन 80C वाले बेनिफिट भी नहीं मिलता। 80 CCD में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो न्यू रिजीम में भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, तो आपको उसका बेनिफिट शायद न्यू रिजीम में ना मिले। और अब हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग न्यू रिजीम में जा रहे हैं। तो न्यू रिजीम में एनपीएस वात्सल में टैक्स बेनिफिट लिमिटेड होगा, अगर होगा तो इस पे डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्लैरिफिकेशन आएगी कि उसमें आप अलाउ करेंगे कि नहीं। तो अगर तो अलाउ
करेंगे तो ये एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए न्यू रिजीम में भी, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब ज़्यादातर लोग न्यू रिजीम में ही जा रहे हैं। और अगर नहीं मिला तो टैक्स के लिहाज से आपको इसको नहीं देखना होगा और आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे पास आया था GS अलग साहब का अंबाला से, तो मैं सोचा उनसे सीधे बात क्यों ना कर ली जाए। तो अलग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। अलग साहब नमस्कार। सर ऐसा है कि एनपीएस में जैसे 60 साल तक बंदा सैलरी एम्प्लॉई काम कर सकता है और उसका 50,000 रुपए का इंडिविजुअल का और एम्प्लॉयर का वो दोनों बेनिफिट मिलते हैं कि अगर वो एनपीएस में पैसा जमा कराते हैं तो। लेकिन अब मैं 60 साल के बाद अभी जॉब में हूँ और सैलरी काम कर रहा हूँ, तो अब उसमें तो मेरा पेंशन हो गया 60 साल के बाद। क्या अब कोई ऐसा है रूल जिसमें हम एनपीएस में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स सेविंग कर सकें? ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसी में जो ये कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो आपकी 80 CCD 1B में आ जाएगी, जो आप खुद से करना चाहते हैं। तो उसमें 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप ओल्ड रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और क्योंकि आपने कहा कि आप 60 साल के हो चुके हैं, तो जो एनपीएस की एज की लिमिट है वो 65 तक कर दी गई है, यानी कि 65 तक आप एंटर कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू टिल 70। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी एज को लेके भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार एनपीएस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इसमें बहुत सारी धीरे धीरे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आ रही है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार अपनी कैलकुलेशन दोबारा करके देखिएगा कि क्या आपको उस टैक्स सेविंग की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अल्टीमेटली न्यू रिजीम में चले जाएं और आप एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं टैक्स सेविंग के लिए और उसका बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में ना मिले, क्योंकि न्यू रिजीम में ये 80 CCD 1B जो आप अपनी जेब से खुद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसका ख्याल अलग से आपको रखना होगा। अब तो कोई दुविधा नहीं है। एक ऐसा है कि अगर मान लो मैं ओल्ड रिजीम में ही रहता हूँ और 60 के बाद जो मेरा कंट्रीब्यूशन था उसका मेरा पेंशन शुरू हो गया, ठीक है, तो अब क्या मैं अब भी ओल्ड रिजीम में रहते हुए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें एनपीएस में आपको प्रोविजन ही ऐसा है कि आप कभी भी पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप 60% तक आप विड्रॉ करते हैं, 40% तो आपका एन्युटी में ही कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली आपका जो पेंशन है, अल्टीमेटली तो आपको पेंशन ही मिलेगी कुछ अमाउंट की। ज़्यादातर लोग पूरे अमाउंट की पेंशन ले लेते हैं, कुछ लोग लमसम विड्रॉ कर लेते हैं जितना अलाउड होता है, बाकी एन्युटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी पेंशन तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा इनको। जो कंट्रीब्यूशन नई फ्रेश कंट्रीब्यूशन करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और क्योंकि इन्होंने कहा ये ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें और अभी भी आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अलग साहब। अब चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ से नयन शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नयन शाह साहब नमस्कार। जी सर, मेरा एचयूएफ के रेफरेंस में 2 क्वेरी है, वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ जी। मेरे फादर ने 1992 में 1992 में एचयूएफ बनाया था, ठीक है, जिसमें हम 3 भाई को पार्टनर थे। मेरे फादर 2005 में एक्सपायर होने से मैं कर्ता हो गया। 2020 में मेरी मदर की डेथ हो गई। मेरा खुद का भी एक एचयूएफ है जिसमें मैं करता हूँ। आज के दिन में 2 एचयूएफ का करता मैं हूँ, ठीक है। तो अभी फादर वाला एचयूएफ डिसॉल्व करना है। मेरे फादर अपना राइट लेट को, मेरे ब्रदर अपना राइट लेट को कर सकते हैं। उनके बच्चे का कोई हक भविष्य में रहेगा? राइट लेट को करने के लिए कोई एफिडेविट करवाना पड़ेगा? अच्छा, ठीक है। पहले इस सवाल का जवाब ले लें, फिर दूसरा सवाल का जवाब लेंगे आपसे, ठीक है। देखिए इसमें सबसे ज़रूरी बात जो आपको देखनी है कि आप अगर अपने फादर की एचयूएफ को डिसॉल्व करना चाहते हैं और आप उसके जो भी उस एचयूएफ में जितने भी एसेट्स हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आइडियली वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका एग्रीमेंट क्या कहता है। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि 3 भाइयों को इक्वल मिलेगा, यानी कि या जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल मिलेगा सिंप्लिसिटी के लिए, तो आप सारे मेंबर्स में वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अपनी इच्छा से
कोई भी मेंबर अपना राइट फोरगो कर सकता है, लेकिन अगर वो फोरगो करते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके जो ब्रदर के बच्चे हैं वो बाद में राइट क्लेम कर लेंगे, तो आपको सेफ रहने के लिए इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन अपनी मेंटेन करके रखनी है। आप अपना अग्रीमेंट भी चेंज करिए, उसमें एडेंडम बनाइए और उसमें ये स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये अथॉरिटी है किसी के पास कि वो अपना राइट फोरगो कर दे, और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे रिटर्न में लीजिए कि वो अपना राइट फोरगो कर रहे हैं और वो कभी भी इस राइट को आगे से क्लेम नहीं करेंगे। हो सके तो बच्चों से भी एक एनओसी ले लीजिए, बट डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरी रखनी होगी, क्योंकि अगर बाद में किसी ने राइट क्लेम किया तो डेफिनेटली इशू आ सकता है, स्पेशली अगर एग्रीमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, और यूजुअली एग्रीमेंट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखा गया होता है। तो एग्रीमेंट को आप अपना मेन डॉक्यूमेंट माने और उसके बेसिस पे आपको सब कुछ करना हो। नयन शाह साहब, अब और कोई सवाल आपके पास? सर ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। दूसरा मेरा सवाल इसके साथ ये है कि मेरा जो अपना एचयूएफ है वो जिसका मैं करता हूँ, उसके साथ मैं एचयूएफ से जो मुझे फंड आया उसको मर्ज कर सकता हूँ? देखिए, बिल्कुल आप अपने फादर की एचयूएफ को अपनी एचयूएफ में डिसॉल्व कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व करके इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन वही दिक्कत आएगी कि आपकी एचयूएफ है उसमें शायद आपके ब्रदर्स मेंबर्स नहीं हैं, को पार्टनर्स नहीं हैं। तो जो फादर की एचयूएफ है उसमें आप करता है, आपके ब्रदर्स को पार्टनर्स हैं, आप अपनी एचयूएफ के करता है, एंड आई थिंक आपकी वाइफ और आपके बच्चे उसके को पार्टनर्स होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप मर्ज तो कर सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि आपके ब्रदर्स की भी कंसेंट होनी चाहिए और जो नया एग्रीमेंट बनेगा वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में डॉक्यूमेंट को पूरा ध्यान रखना। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में टीडीएस को लेकर किन किन बातों का रखें ख्याल, बताएंगे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी। सवालों का जवाब लें उससे पहले एक मुद्दा जो कई लोग पूछते रहते हैं कि टीडीएस को लेकर क्या नियम है जब हम खास तौर से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कर रहे होते हैं। तो कई सारे लोगों को उनमें कन्फ्यूजन हो, टीडीएस कौन लेगा, प्रॉपर्टी खरीदने वाला की जिम्मेदारी है कि बेचने वाले की जिम्मेदारी है, कहाँ कैसे कटेगा, फिर रिफंड कैसे लेंगे। तो थोड़ा सा उस पर आप डिटेल करें, फिर सवाल लूँगा मैं। जी लक्ष्मण, देखिए सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये होती है कि टीडीएस ज़्यादातर टीडीएस इनफैक्ट हमेशा, टीसीएस को छोड़ दीजिए, टीडीएस हमेशा वो व्यक्ति काटता है जो पेमेंट कर रहा होता है, जो पेमेंट कर रहा हो, जो कर रहा होता है, जो पैसे देगा वो ही डिडक्ट करेगा, तभी वो डिडक्ट कर पाएगा क्योंकि वो दे रहा है। तो जब कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है तो जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब देखिए, बायर ज़्यादातर केसेस में इंडिविजुअल्स होते हैं, आम लोग होते हैं जो अपना या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी बना के नहीं बैठे हैं। तो उनके केस में आपको कोई भी अलग से टैन नंबर जो टीडीएस डिडक्शन के लिए होता है वो लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं कि हमें टीडीएस हमने काट लिया, अब हमें टैन नंबर लेना होगा और समय समय पे रिटर्न जमा करनी होगी। ऐसा नहीं है। सरकार ने आपके लिए अलग प्रोविजन रखा है जिसमें आप एक फॉर्म 26QB ऑनलाइन जाके भर सकते हैं, जो आपकी रिटर्न कम चालान फॉर्म है। उसमें आप टैक्स अपना जमा भी करा देंगे, आपकी उसमें चालान भी जनरेट हो जाएगा और आपकी उसमें रिटर्न भी चली जाएगी। जैसे ही आपकी रिटर्न जाएगी कुछ दिन में आप उसमें से फॉर्म 16 भी अपना डाउनलोड करके सेलर को आप दे सकते हैं, और आपने जितना टीडीएस जमा कराया है सेलर के अकाउंट में, सेलर के पैन में, वो उनके 26 ईयर्स में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन टीडीएस काटना ज़रूरी है। तो अगर कोई रेजिडेंट सेलर है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप मकान खरीद रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो रेजिडेंट है इंडिया में,
तो आपको 1% TDS काटना है अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है। और जो 50 लाख से ऊपर की वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू देखनी, इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड करना है। अगर आप कोई अलग से पेमेंट कर रहे हैं किसी पार्किंग के लिए या किसी फैसिलिटी के लिए, उसको भी इंक्लूड करेंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। और टोटल वैल्यू पे अगर 55 या 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो 60 लाख के ऊपर 1% TDS आपको काटना है। यहीं पे अगर आप NRI से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोविजन बदल जाता है। NRI के लिए सेक्शन 195, NRI के लिए अलग है। NRI के लिए सेक्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि NRIs को ट्रेस करना सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो NRIs के लिए 20% का रेट है, यानी कि सेल वैल्यू पे अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो 60 लाख पे 20% आपको TDS काटना है और जमा करा के जो भी NRI है उनको आपको फॉर्म अपना जो होता है वो देना है। तो चलिए, तो ये रहा सारा गणित TDS का। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आप TDS के नियमों का ख्याल रखिए, और अगर आप NRI हैं तो नियम कुछ विशेष हैं, तो ये भी आपको गौर करना होगा। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जो आपका सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां से महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते गौरी। नमस्ते। मेरा सवाल ये है, जो मेरा भाई है NRI है, अच्छा, उसने मुंबई में ही प्रॉपर्टी लिया हुआ है जिसका रेंट आउट किया हुआ है। तो उसका मंथली जो है 1.5 लाख के आसपास जो है रेंट आ रहा है। तो जो है टेनेंट है वो TDS काट करके दे रहा है। तो मुझे बताइए, क्या जो है उसको हम क्लेम कर सकते हैं, भाई क्लेम कर सकता है, या फिर और अगर कर सकता है और ये इनकम टैक्स वगैरह भी शो करना पड़ेगा हमें, जो उसका ये NRI हैं? ठीक है, मैं समझ गई। बिल्कुल, ब्रदर इनके NRI हैं जिनकी प्रॉपर्टी मुंबई में है। अब यहाँ पे रेंट आ रहा है तो आपको कोई भी इनकम किसी भी NRI को अगर इंडिया में अराइज हो रही है, अक्रू हो रही है या रिसीव हो रही है, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी हर हालात में। तो जो रेंट है वो आपको इंडिया में ही मिल रहा है, इंडिया की ही प्रॉपर्टी है, यानी कि इंडिया का ही एसेट उस इनकम को जनरेट कर रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर आपके ब्रदर की इंडिया की ऐसी वाली इनकम जो मैंने बताया, इंडिया में जो भी अराइज हो रही है, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न भरनी तो ज़रूरी है। तो आपका अब जो रेंट आ रहा है वो TDS कट के आ रहा है, तो आपके ब्रदर को हर साल इंडिया में रिटर्न फाइल करनी होगी। जो भी उनका TDS कटा है वो उनको उनके 26 AS में दिखेगा। जो भी उनका एक्चुअल बनता है टैक्स, अगर खाली रेंटल इनकम है तो खाली रेंटल पे होगा। इसके अलावा उनके कोई NRO NRE अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, NRO का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। उसके अलावा कोई और इंटरेस्ट इनकम है या कहीं और से कोई बेनिफिट हो रहा है, तो वो सारा इंक्लूड करके उनका जितना टैक्स बनेगा वो उस TDS से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर बैलेंस बच जाएगा तो वो पूरा का पूरा उनको रिफंड आ जाएगा। लेकिन बिना रिटर्न भरे उनको ना तो ये रिफंड मिलेगा और उल्टा नोटिस अलग आ जाएगा। तो रिटर्न भरना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो रिटर्न भरना है, वरना नोटिस आ जाएगा, और रिटर्न भरने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। चलते हैं वडोदरा, जहां से नरेश शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, मैं आपका प्रोग्राम का टैक्स टूर का रेगुलर व्यूअर हूँ जी, धन्यवाद। और आप मुकेश जी, शरद जी और गौरी मैम जो भी आंसर देते हैं बहुत इनसे बेनिफिट होता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ। बड़ौदा में क्या कि फ्लड्स फ्रिक्वेंटली आता है, तो मैं मेरा एग्जिस्टिंग हाउस है रेसिडेंशियल, वो गिरा के नया बनाना चाहता हूँ सेम प्लॉट पे। अच्छा, इसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो मैं मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 5 साल पुराना है, उसमें से बेच के 75% एक्सपेंडिचर उसमें से निकल रहा हो, तो इससे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पे टैक्स लगेगा। तो क्या मैं ये एक्सपेंडिचर के सामने उसको सेटअप कर सकता हूँ? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका मतलब। अगर हाँ है तो ITR 2 में मुझे किस शेड्यूल में बताना होगा? तो आपके नाम पे ऑलरेडी कोई और घर है? नहीं, ये सिर्फ यही सिंगल ही है, ये जो अभी रह रहा हूँ वही है। ठीक है। तो देखिए लक्ष्मण, यहाँ पे थोड़ा सा ना कैच ये है कि अगर हम इनकम टैक्स एक्ट देखते हैं तो उस एक्ट में सेक्शन 54 और 54F दोनों के लिए ही ये लिखा है कि आपको एक नया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब यहाँ पे एक्ट आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, लेकिन हाँ कई लोग पास्ट में ये कर चुके हैं और इस पे कुछ जजमेंट्स भी हैं जहाँ पे कोर्ट ने अलाउ किया
आपको कि आप उस घर पे बेनिफिट 54F का ले लें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं ना कहीं लिटिगेशन का मैटर बन सकता है और आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो है 54F में फॉल करती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कुछ चीज़ों का कि आप अपने आप को सेफ करके चलें, जिसके लिए आपको कुछ आप एक बार फैक्ट्स देखिए आप कैसे देख सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आपका पहले एक फ्लोर का घर था, अभी आप 2 बना रहे हैं, तो अलग अलग मीटर भी है, अलग सब कुछ है, तो वो डेफिनेटली एक नया घर बन जाएगा। तो उसमें आपका केस बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपने एक और फ्लोर भी बनाया है, तो उस घर के ऊपर आप जो है बेनिफिट ले रहे हैं। अदरवाइज एक्ट को अगर हम देखें तो क्लैरिटी कहीं नहीं है। लेकिन वो तो घर गिरा करके घर दोबारा से बना नया घर तो जैसे पहले उनका घर 1 फ्लोर का था, अब वो उन्होंने डिमोलिश कर दिया, अब उसको 2 या 3 फ्लोर का बना लिया, तो वो दूसरा तीसरा फ्लोर तो न्यू कंस्ट्रक्शन में आ ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिटिगेशन का मैटर बनता है, तो आपको सेफ होके चलना पड़ेगा। तो सेफ होने का मतलब ये रहा है कि आपको ये साबित करना होगा समय पड़ने पर कि ये घर वाकई हमने गिरा दिया था, बिल्कुल नए सिरे से हमने नया घर बनाया। देखिए ये नहीं साबित करना, क्योंकि एक्ट में ये नहीं लिखा। आपको ये साबित करना है कि आप सेक्शन 54F की कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो उसके लिए आपको उसमें लिखा है अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, आपको ये प्रूफ करना है कि ये अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस की कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं। इसके लिए जो जजमेंट्स हैं आपको वो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। प्योरली एक्ट को अगर आप देखेंगे तो क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं। चलिए, तो जजमेंट के सहारा लेना पड़ेगा, उसके जो बारीकियां उसके हिसाब से आपको अपने दस्तावेज को मजबूत रखना होगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पिता के नाम पर इक्विटी में निवेश करने पर क्या आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां से अर्जुन मेहता साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहता साहब बताएं क्या सवाल आपके पास। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास कुछ फंड्स हैं और मैं एक वर्किंग एम्प्लॉई हूँ प्राइवेट सेक्टर में, और मेरा टैक्स स्लैब काफ़ी हाई है और मैं वो फंड्स इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इक्विटी में। तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स के नाम पे जो कि रिटायर्ड हैं और जिनका टैक्स स्लैब काफ़ी कम रहेगा, तो मैं उनका एडवांटेज उठाना चाहता हूँ और उनके नाम से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे आप एक प्रोसेस या वे बता सकते हैं कैसे मैं कर सकता हूँ? एक आइडिया हो सकता है कि जैसे मैं उनके नाम से जॉइंट अकाउंट खुलवा लूँ और उनके ये बताएंगे ये क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकता है बताएंगे हमारी टैक्स गुरु हैं। गौरी क्या होता है इसमें? सबसे आसान और फुल प्रूफ जो ऑप्शन है वो तो ये है कि आप जो पैसा है वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करते हैं, और उसके लिए आप, क्योंकि अमाउंट भी ज़्यादा है और छोटा भी होता है, तो भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप या तो एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए उनको, या एक प्रॉपर गिफ्ट डीड बना दीजिए जहाँ पे आपने ये लिखा हो कि ये आपने जो अमाउंट है अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया है आउट ऑफ लव एंड इफेक्शन, और ये कोई लोन नहीं है, यानी कि आप ये पैसा उनसे वापस नहीं लेने वाले हैं, आपने उनको दे दिया एज अ गिफ्ट। अब जो उससे इनकम होगी वो अपनी रिटर्न में आपके पेरेंट्स को दिखानी होगी, और वो ऑलरेडी कम स्लैब रेट पे आ रहे हैं, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और इसमें कोई क्लबिंग भी नहीं होगी, क्योंकि फादर और सन में क्लबिंग नहीं होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जॉइंट अकाउंट आई थिंक आप ना खोलें, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रे एरिया रह जाएगा, और स्पेशली क्योंकि दोनों का नाम होगा, पैन भी दोनों का होगा, तो उसको छोड़ के आप सीधा अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है मेहता साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अकाउंट अमाउंट कितना भी हो सकता है मैम, मतलब, या फिर उसमें भी कुछ लिमिट आप रिकमेंड करेंगे? कोई गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देने के लिए या पेरेंट्स को बच्चों को देने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। गिफ्ट डीड लेकिन आप जरूर बनवा लीजिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।